नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। दिन भर में तमाम बड़ी और छोटी खबरें देश विदेश की जो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी अगले 1 घंटे तक, और अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से कार्रवाइयां, अलग अलग जगहों पर सरकारी आदेश या फिर दिन भर जो कुछ हलचल रही इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम शामिल करेंगे। लेकिन 5 ऐसी मुख्य बड़ी बातें जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखनी है, वो 5 खबरें कौन सी हैं या 5 बड़ी बातें, जिसमें एक तो सरकार गोवा के अंदर जो घटना घटी है, 25 लोगों की जान चली गई, बुलडोजर एक्शन अब शुरू कर दिया गया है, अवैध क्लब को गिराया गया है, अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हुई। अगरचे जिस शख्स की गलती है वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं और न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जिसने गलती की उसको सजा दे, ये बात सुनिश्चित की जा रही है। साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से इंडिगो की उड़ानों में 100% तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन 10% कटौती कर दी गई है। और यह फैसला तब हुआ जब पूरे देश के अंदर एक क्योस और कंफ्यूजन मचा हुआ है, अलग अलग जगहों पर यात्रियों को परेशानियां आ रही हैं, और इस बीच साफ कर दिया गया है कि जहां जहां समस्या है वहां वहां रेलवे अथॉरिटीज भी कुछ बड़े फैसले ले रही है, और वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का भी सरकार की तरफ से या रेलवे मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि संसद के अंदर घमासान मचा हुआ है, जहां पर वंदे मातरम के बाद SIR के मुद्दे पर आज पहले दिन जब चर्चा हुई तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी सरकार के सवालों का जवाब भी दे रहे थे और सवाल पूछ भी रहे थे, वोट चोरी का आरोप लगाया, और 100 बात की एक बात कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर चुनाव सुधार नहीं चाहती। इन आरोपों के साथ जब वो संसद के अंदर बात कर रहे थे, खत्म करके अपनी स्पीच वापस निकले। चौथी बड़ी खबर मुख्य रूप से जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि मरना मंजूर है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। महमूद मदनी, अरशद मदनी और कई अन्य नेता इसी तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से दे रहे, और इस बयान को लेकर फिर से वो एक बार चर्चा में है। आगे चलकर बात करेंगे क्योंकि अभी घमासान थमा नहीं है, क्योंकि आज दूसरे दिन भी राज्यसभा के अंदर अमित शाह और अन्य नेताओं की तरफ से वंदे मातरम क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, यह समझाने की कोशिश की गई। पांचवी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, BLOs, जिनका ISI SIR के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी सुरक्षा पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है कि जितना दबाव आपने मेंटली अभी तक बनाने की कोशिश की, जो आरोप लग रहे थे कई लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान खत्म कर दी, ऐसी घटनाओं से बचा जा सके, इसलिए इस नोटिस की इंपॉर्टेंस है। ये सारी खबरें आगे चलकर जा सका है। पुलिस जांच कर रही है, आग लगने के जो असल कारण है वो पता लगाया जा रहा है। लेकिन बात अब जरा उस मामले की, वो खबर आपके सामने जिसने पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाया है, और 25 लोगों की मौत के बाद गोवा के अंदर कार्रवाई की गई है। अवैध क्लब पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, पीला पंजा चला और बुलडोजर से नाइट क्लब को गिराया गया। आज अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां हुई उस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ जिसकी बिल्डिंग में 25 लोगों की मौत हुई। घटना में अब तक 5 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, 3 क्लब मालिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। और जानकारी यह भी है कि अब 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार, ये जो असल में मैनेजर है इस क्लब का, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन लुकआउट नोटिस भी इंटरपोल की तरफ से जारी कर दिया गया। इंटरपोल वो संगठन है, वो पुलिसिंग का एक ग्रुप है जिसमें 92 देश हैं, और कहीं पर कोई बड़ा इस तरह का घटना जहां घटती है वहां पर इस तरह के किसी मामले में वो सबसे पहले आगे आते हैं, और कोई भी पुलिस इसके लिए सहायता के लिए उनसे कांटेक्ट करती है। और इसी तरीके से अब गोवा की पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। गोवा क्लब में जहां पर अग्निकांड, ये आप कह सकते हैं कि चीन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चला है, थाईलैंड मालिक भाग चुका, इस तरह की जानकारी है। और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया, जहां पर किसी भी हिस्से के अंदर अगर ये मालिक पकड़ा जाता है तो उसको कंसर्न या संबंधित पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, राज्य ने, जो पहले से जानकारी मिली कि क्लबों के लिए एडवाइजरी भी बनाई थी, लेकिन तमाम एडवाइजरीज को की धज्जियां इस व्यक्ति की तरफ से उड़ाई गई। और जो अरपोरा गांव है, यहां पर ब्रिजबाई रोमानियो लेन जो नाइट क्लब था, 6 दिसंबर की रात एक घटना घटी। आग लगने के बाद मंगलवार को चेन के दूसरे क्लब पर भी प्रशासन की तरफ से अब कार्रवाई की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से भी पहले से कहा गया था कि वो इसमें वागाटोर के अंदर सौरभ और गौरव लुथरा की सबसे पहले कहा गया कि तलाश तो तेज की गई है, लेकिन रोमियो लेन बीच शॉक के गिराने का भी आदेश दिया गया था, और प्रशासनिक स्तर पर अब कार्रवाइयां हुई हैं। इस बीच गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि हम बीच की तरफ से जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटा दिया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया कि इसे गिराया जाने वाला जो कुल एरिया है 198
स्क्वायर मीटर बनता है, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी गई है। इस अग्निकांड के कुछ घंटों के बाद से क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। पुलिस ने हादसे के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही है। 7 दिसंबर को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला है कि वो इंडिगो फ्लाइट से 6 मई को, जिस फ्लाइट का नंबर 1073 था, देश छोड़ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे ही इंडिगो की फ्लाइट से रवाना हो गए थे और गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल से भी संपर्क किया है, ब्लू नोटिस जारी करा दिया है। और इस बीच थाईलैंड से गौरव लूथरा की एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर पता चला है कि वो इस समय मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, विशेष रूप से वो जहां पर रजिस्ट्रेशन कम या तो अतिक्रमण किया गया, या झील की तरफ से, या फिर जो बीच की तरफ से कब्जा हुआ था, उस गैरकानूनी कब्जे को या अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। और उसी तर्ज पर पीला पंजा चला जैसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अलग अलग जगहों पर चला है। दर्दनाक हादसा था जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई। उन सबकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करना, रिलेटिव्स को देना, पोस्टमार्टम करवाना, टाइमली हैंडओवर करना। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया। और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। LOCs खोले गए CBI और इंटरपोल की मदद से। अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। सर मैडम, ओनर अभी तक स्टिल इज एब्सेंट। Yes. इधर ऐसा कुछ पता हुआ? दिल्ली को भी गए थे? जो लास्ट उनका पता चला था कि वो अभी फुकेट में थे, जिसके लिए हम लोग ने कार्रवाई की थी। दिल्ली में टीम गए थे, दिल्ली में क्या दिल्ली में हमारी टीम्स है। अभी इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, बट वी आर आफ्टर देम। अभी अपकमिंग दिसंबर सीजन है मैडम, गोवा पुलिस कितना अवेयर रहेगी कि फेस्टिवल सीजन में टूरिस्ट लोग भी बहुत आ रहे हैं? उसके लिए हम लोग ने इंतजाम करे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से शाम की फुट पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, टूरिस्ट को गाइडलाइंस देना है, एडवाइजरी, बार ओनर्स और नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट को भी हम लोग की तरफ से गाइडलाइंस इशू हो रही हैं, जिससे कि ऐसा कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट आगे ना हो। मैडम, ये नेग्लिजेंस, ये चार लोगों को अरेस्ट किया था पहले दिन में, कुछ तो पॉइंट में कुछ किसके लिए हादसा हुआ था ऐसा कुछ बोल रहे थे? वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी फायर से भी रिपोर्ट आनी है, FSL की टीम ने विजिट की है। जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे हम लोग करेंगे आगे। चलिए, घटना की जांच जारी है। 25 लोगों की मौत का असल जिम्मेदार अभी पुलिस के हाथ तो नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं और इस बीच पीला पंजा चला है उन जगहों पर जहां जिम्मेदारी पुलिस को लगती थी कि सबसे पहले ली जानी चाहिए थी। दिन भर जारी रहेगा। समय छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद दिन भर में आपका स्वागत। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बात इंडिगो के संकट की, क्योंकि इस संकट से बाहर निकलने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी घोषणा कर दी। इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का ऐलान कर दिया गया है। जितने भी स्लॉट्स हैं वो दूसरी एयरलाइंस को मिलेंगे। सरकारी ऐलान के मुताबिक, इस आदेश के मुताबिक 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर आईएएस भेजे गए हैं। आज 400 प्लस फ्लाइट्स जो हैं अलग अलग जगहों पर रोकनी पड़ी या कैंसिल हुई और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों में से एक इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहा संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार पर दबाव था, विपक्ष बार बार सवाल संसद के अंदर भी पूछ रहा था, घमासान मचा था, लाखों यात्री परेशान थे, सामान का कोई पता नहीं और ऐसे में इंडिगो पर भी सख्ती सरकार ने शुरू कर दी है। सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइंस की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया और इसके बाद अब जाकर प्रशासन थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने अंतिम फैसला लिया कि 10% कटौती जारी और कटौती हाई डिमांड इस बीच हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई है, जहां पर प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इंडिगो की रोजाना ऑपरेशन या जो ऑपरेट होने वाली तकरीबन 2300 के आसपास फ्लाइट्स हैं उन पर यह असर पड़ेगा, यानी लगभग 230 फ्लाइट्स घट जाएंगी। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार को भी शाम 5 बजे तक डीजीसीए की तरफ से एक और बदला हुआ शेड्यूल जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि अब इसके बाद ये जो 8 दिनों के दौरान संकट था, मुसीबत थी, इस तरह की मुसीबत दोबारा न झेलनी पड़े। इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात कर दिया है। आईएएस अफसर हैं, ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। अफसर जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। 10 बड़े एयरपोर्ट्स में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, इसके अलावा गोवा और साथ त्रिवंतपुरम शामिल हैं। इधर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला भी आज दिन भर भी जारी रहा। देश भर में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुई। पहली तस्वीर दिल्ली की, जहां पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज इस घमासान के बाद सुनसान ये इलाका नजर आ रहा है। मुंबई का एयरपोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि कभी यहां पर कोई आया ही नहीं। चेन्नई के अंदर भी यही हालात। अहमदाबाद में कोई इस परिस्थिति में खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार के बड़े ऐलान के बीच जहां एक तरफ शिकंजा कसा जा रहा तो दूसरी तरफ रेलवे मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और 3 वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर के लिए और इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का सरकार ने फैसला लिया है, तब तक जब तक ये परेशानी खत्म ना हो जाए। और सरकार की तरफ से इस ऐलान के मुताबिक ये मुसीबत जो यात्रियों को आ रही है, इससे बाहर निकालने के लिए ये आदेश या ये फैसला जरूरी था। इस बीच जो हमें इस समय जानकारी मिल रही है कि 3 जो वंदे भारत ट्रेन है दिल्ली उधमपुर रूट पर भी 3 दिनों तक चलेंगी और उसके बाद परिस्थिति जिस हिसाब से होगी वैसे फैसला लिया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जहां बार बार जम्मू से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता और अन्य हिस्सों के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इस दौरान ये महत्वपूर्ण फैसला है ताकि यात्रियों को राहत मिले। विशेष रूप से शेड्यूल फ्लाइट्स जिनकी कैंसिल हो रही हैं वहां पर थोड़ी राहत सरकार तलाश रही है और ऐसे में ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 4 तस्वीरें सिर्फ 4 जगहों की है, लेकिन पूरे देश के अंदर अधिकतर एयरपोर्ट्स पर या हवाई अड्डों पर यही हालात है। इंडिगो के इस संकट से अन्य जो फ्लाइट ऑपरेशन थे वो भी प्रभावित होते हुए हमने देखे हैं और इस दौरान यात्री मुसीबत में है। आगे बढ़ते हैं एसआईआर की प्रक्रिया पर, जहां पर आज संसद में हंगामा शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा आदेश सामने दिया गया है और सुरक्षा पर सुनवाई हुई है उन लोगों के जिन्होंने एसआईआर असल में करवाना है। बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ, जिन पर काफी दबाव है, कई लोग अभी तक सुसाइड कर चुके हैं और बीएलओ की सुरक्षा पर ईसीआई को नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग इस नोटिस में जवाब देगा, हालात से तुरंत निपटे वरना अराजकता फैलेगी और अगर अराजकता फैलती है तो और भी हालात खराब हो सकते हैं। इस चीज तरफ इशारा किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं हमें बताएं, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर पर सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर का काम कर रहे बीएलओज को जो जिम्मेदारियां मिली हैं उस बीच धमकियां मिल रही हैं, उस पर चिंता जताई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जमालिया बागची की बेंच की तरफ से चुनाव आयोग के नोटिस जारी करने के बाद काम सख्ती से शुरू किया गया है। यह भी कहा गया है कि स्थिति को तुरंत संभाला जाए और साथ साथ अराजकता न फैले, इससे बचा जाए। राज्य
ये सरकारें या फिर केंद्र शासित प्रदेश अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो तब भी बताएं। कोर्ट ने आगे भी ये भी कहा कि कई सरकारें एसआईआर के काम में ठीक से सहयोग नहीं कर रही हैं, बस यही चाहते हैं कि जमीन पर एसआईआर का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो। याचिका सनातनी संसद संगठन की तरफ से दायर की गई है और जानकारी ये भी है कि इसमें यह भी कहा गया है कि बंगाल के अंदर या पश्चिमी बंगाल के अंदर विशेष रूप से परेशानियां हैं, बीएलओ को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में एसआईआर पूरा होने तक राज्य पुलिस को चुनाव आयोग की जो अधीन है वो कर दिया जाएगा, केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे, जिम्मेदारियां संभाली जाएंगी। ये बड़ी समस्या उस समय है जब सरकार ऑलरेडी पूछ रही थी कि क्या किया जा सकता है। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि एसआईआर की प्रक्रिया पर संसद के अंदर भी जब हंगामा शुरू हुआ तो तब सरकार और सत्ता पक्ष आमने सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। और बड़ी खबर इस समय आ रही है कि सोनिया गांधी को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। 6 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा गया है। जवाब इसलिए कहा गया कि 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जुड़वाया गया। जब वो यहां पहुंची दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से नोटिस गया है। कई लोगों का ये मानना है और सोशल मीडिया पर भी अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि यहां मुकम्मल तौर पर शिफ्ट होने से पहले ही उनका कैसे नाम वोटर लिस्ट में चला गया था। कांग्रेस क्या वाकई में इसके लिए जिम्मेदार है, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं। 1980 और 81 की वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़ने का आरोप है और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस गया है। 6 जनवरी तक जवाब आएगा। सोनिया गांधी इसमें क्या कहेंगी ये देखने वाली बात होगी और कोर्ट के अगले आदेशों का भी इंतजार करना होगा। फिलहाल गांधी खानदान या गांधी परिवार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक केस से निकलते हैं दूसरे में जरूर कहीं ना कहीं बुलावा आ जाता और इन पुराने केसेस में जहां गलतियां हुई हैं दुरुस्त क्यों नहीं की गई, इसका सवाल भी अदालत के अंदर उठाया जाएगा। इधर वंदे मातरम के मामले पर जहां पर कल लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री ने बहस की शुरुआत की थी, चर्चा आज दूसरे दिन में दाखिल हुई, तो आज अपर हाउस के अंदर या राज्यसभा के अंदर भी बहस शुरू हुई और चर्चा की शुरुआत वंदे मातरम पर सबसे पहले देश के गृह मंत्री से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से की गई। और उसके बाद वंदे मातरम पर जैसे ही अमित शाह मैदान में उतरे तो वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है, इन आरोपों के साथ अपनी स्पीच को वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। इंदिरा नारे लगाने पर जेल भेजती थी, आरोप लगाया गया कांग्रेस पर। और प्रधानमंत्री मोदी कहा गया कि रुपए गिरने पर चर्चा करें खड़गे की तरफ से, यानी सवाल पूछा जा रहा था कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है, वैल्यू इंडियन रुपी की कम हो रही है, तो इस पर भी सरकार जवाब दे, विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा था। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर जहां दूसरे दिन चर्चा जारी रही, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जो लोग वंदे मातरम को महत्व नहीं देते या नहीं समझते वो इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। और अमित शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर कल उन्होंने चर्चा के दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। एक दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। आज इस पर बहस क्यों हो रही है मैं बताती हूं, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है और मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह की तरफ से संबोधन में कहा गया कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाया दिया गया, 150 साल का हुआ तो लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। गांधी परिवार ने हमेशा उसके खून में रहा कि उसने वंदे मातरम न सिर्फ इस गीत के साथ गलत किया बल्कि गाने वालों को भी सजाएं दी और जेलों के अंदर भेजा। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम की चर्चा, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है।
कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई, और आनंद मठ जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे, वो गुप्त बैठक भी करते थे, तो पहले वंदे मातरम का गान कर कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। चलिए, आपको ये भी बताते चलें कि वंदे मातरम को लेकर लगातार बहस तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी। सरकार ने एक तरफ से तीखे हमले किए, जवाब दूसरी तरफ से दिए गए। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को जमकर आज निशाना बनाने की कोशिश की। आज कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग भी बीजेपी का साथ दे रहा है और बीजेपी देश में चुनाव सुधार न हो, यह प्रयास पहले दिन से कर रही है, आज भी कर रही है। और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब निशिकांत दुबे की तरफ से भी दिया गया, बीजेपी के अन्य नेताओं की तरफ से भी उनके सवालों के बड़े तीखे जवाब आए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी भी जारी है, क्योंकि 10 दिन अभी बाकी हैं। संसद में का सत्र कंटिन्यू है, बातचीत चल रही है। आरएसएस तमाम के तमाम संस्थानों पर कब्जा करना चाहता है, यह आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि देश के तमाम संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश के बीच 3 से बड़े संस्थान, जिनमें सुरक्षा एजेंसियां, चुनाव आयोग और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कब्जा हो चुका है, यह आरोप लगाया गया राहुल गांधी की तरफ से, जिस पर तीखा जवाब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से भी उनको मिला। स्पीकर सर, इट इज द idea that every thread, every person in the Union of India is equal, that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker sir, on the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. It's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project
was the wholesale capture of India's institutional framework. On this really important matter. Speaker Sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of khadi? And why is it that he only wore khadi? Because khadi is not just. चलिए, राहुल गांधी के बयान पर दूसरी तरफ से पलटवार भी हुआ। इधर मौलाना मदनी की एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। 2 हफ्तों में दूसरा बयान, कहा कि मरना मंजूर है लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसी तरह के बयान कल भी संसद से आए थे। दूसरे के पढ़ने पर एतराज तो नहीं, लेकिन हमें जोर जबरदस्ती किया जाएगा। कुछ लोगों को इस्लाम के खिलाफ बोलने की आदत है, मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक, और ऐसे में देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें न्यू इंडिया नहीं, हमें पुराना इंडिया ही दे दीजिए, वही ठीक है। लेकिन वो जोर जबरदस्ती जिसके जरिए सरकार हर एक बात दूसरे धर्म के लोगों पर थोपना चाहती है, वो कबूल नहीं है। और इस्लाम के खिलाफ कई लोगों को उनकी तरफ से बताया गया। इस बयान के आने के बाद से ही उन्हें फिर से निशाना बनाया गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सहयोगी दलों की तरफ से, कि देश के अंदर मदनी परिवार जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश इन बयानों के जरिए कर रहा है, बीजेपी के अनुसार इस पर अब कार्रवाई की जरूरत भी है और वक्त भी है। चलिए, दिन भर जारी रहेगा। समय एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दिन भर आप देख रहे हैं एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिन भर की सारी परिस्थितियां या खबरें और हालात जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एनडीए जो संसदीय दल की एक अहम बैठक आज हुई है, अब तैयारियां की जा रही हैं। 11 तारीख को डिनर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिन्होंने इस आज की बैठक में शिरकत की, उनका भव्य स्वागत किया गया, शानदार स्वागत हुआ और बिहार चुनाव में जीत के लिए पीएम का स्वागत हुआ। और बड़ी बात यह है कि आज इंडिगो का ये जो संकट है उस पर भी बात हुई है। जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रियों को, तमाम नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि भारी पेपर वर्क हो, उस पर नहीं, बल्कि लोगों के काम हो, जनता के हित में काम हो, इसके लिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि फौरन से काम हो। इस बीच बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी जहां एसआईआर का मुद्दा एक जगह गरमाया था, दूसरी तरफ बिहार चुनाव में भी एनडीए की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल के अंदर अब चुनावों पर नजर एनडीए की। उससे पहले प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ, फूल माला पहनाकर तमाम नेताओं की तरफ से स्वागत किया गया। और आज दोस्तों की तरह प्रधानमंत्री तमाम नेताओं को, जो लोग कुर्सी से खड़े होकर अपनी अपनी जगह पीएम के सामने खड़े थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने। सोशल मीडिया पर, पेपर वर्क पर कम, लेकिन जमीन पर ज्यादा काम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को इस जीत के लिए बधाई भी दी गई। जो आज बिहार के अंदर जिस तरीके से एनडीए ने काम किया है, समय कम था, लेकिन जो प्राथमिकता थी कि टीम, पूरी पार्टी जीते, टीम वर्क का नतीजा इसे करार दिया गया और इसके प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। बिहार चुनावों पर तमाम लोगों की तरफ से मुबारकबाद दी गई। बधाई के अलावा तमाम सहयोगी दलों का भी आज शुक्रिया अदा किया गया। अब 11 तारीख को डिनर होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम एनडीए के नेता जो कि इस कार्यक्रम का डिनर पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार की जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस, मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, हर क्षेत्र में रिफॉर्म। तो बहुत अच्छा गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, चलिए, बड़ी खबर इस समय आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोडिन कफ सिरप को लेकर एक बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। सिरप सप्लाई रैकेट को कैसे रोका जाए, एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से किया गया। इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो जांच करेगी कि इस सिरप को लेकर जो भी शिकायतें अभी तक आ रही थी। कोडिन कफ सिरप, कई लोगों के बीमार होने की खबरें आई और सरकार तब से इस मसले पर बहुत चिंतित हो रही थी। जब इससे पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और राजस्थान में 12 से 13 बच्चों की मौत हो गई थी खांसी की एक दवाई पीने से, और कफ सिरप को लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर सवाल उठना शुरू हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने, इससे पहले सवाल उठना शुरू हुए पहले
रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। पर्यावरण को लेकर इन दिनों कई लोग चिंतित हैं और ऐसे में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट डॉक्टर तौसीफ ने श्रीनगर से बडगाम तक साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, जो अपने आप में एक अनोखा अभियान है। उनने बढ़ते प्रदूषण की बड़ी चिंता पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हर नागरिक को पर्यावरण बचाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। डॉक्टर तौसीफ ने जिले में अवैध ईंट भट्टों को रोकने के लिए भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, सरकार को इसलिए कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उनके अनुसार कश्मीर घाटी में या जम्मू प्रांत के अंदर अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो दिल्ली के अंदर कल तक हो रहा था, तो ऐसे में लोगों का जीना बहुत मुश्किल होगा। पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की लोगों से अपील की गई। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स जो श्रीनगर से मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक एमलगम आया, जिनमें डॉक्टर तौसीफ साहब जो एक एनवायरमेंटलिस्ट है और उनके साथ ट्रेड यूनियन लीडर अबरार साहब है, इनके साथी, और हमारे जम्मू कश्मीर के शबीर हुसैन साहब जिन्हें ब्लड मैन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथी नौजवान एक्टिविस्ट। तो उन्होंने रिसेंटली बीरवा तहसील में जिला बडगाम में देर आयद दुरुस्त आयद कुछ ब्रिक क्लिनिक्स आप देख सकते हैं बडगाम के टाउन के नजदीक है। उस लिहाज से हम हवा नहीं बल्कि पॉइजन हम जो है पी रहे हैं। हम ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर रहे बल्कि पॉइजन, खुल्लम खुला पॉइजन इंटेक कर रहे हैं। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं, हम जितने भी अभी साथी यहाँ पे खड़े हैं, हम में कोई भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन सही नहीं मिलता है आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और जब आप फिजिकली हेल्दी नहीं है आप मेंटली भी हेल्दी नहीं रह सकते। ब्रिक क्लिनिक्स के हवाले से ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है जो पोल्यूशन का अभी हमें बरमार है। उसी लिहाज से हमने आज पीसी साहब के साथ करीब 2 घंटे की मीटिंग की। हमने थ्रेड बेयर डिस्कशंस की, हमारे सारे साथियों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ डिस्कस किया, और जो वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से डीसी साहब ने एसडीएम बीरवा, तहसीलदार बीरवा, एसडीपीओ बीरवा और एसएचओ बीरवा के साथ सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सारे एस्पेक्ट्स को, जिसमें लीगल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, जो रेवेन्यू का एस्पेक्ट है, उन सबको वेल कोऑर्डिनेट तरीके से इस्तेमाल करके जो डिसमेंटलिंग उन इलीगल ब्रिक्स की जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया उसकी हम सराहना करते हैं, और आगे भी उम्मीद रखते हैं जितने भी इलीगल ब्रिक क्लिनिक्स है और जहां जहां बडगाम में मिनरल्स की लूट चल रही है रात में या दिन में, डीसी साहब से हमारी बात हुई और डीसी साहब ने हमें कहा कि किसी भी ब्रिक क्लिनिक को वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डीसी साहब ने कहा किसी भी जो मिट्टी उठाते हैं उनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूं। अबरार साहब, डीसी साहब का कहना है कि मिट्टी उठाने की परमिशन सिवाय रिंग रोड के जो कुछ इनका कहना था कुछ जगहों को इन्होंने नोटिफाई किया है, बाकी जितनी जगह चाहे वो चाडोरा हो, चारी शरीफ हो, बीरवा तहसील हो या खान साहब तहसील हो, कहीं पे भी परमिशन नहीं मिली है। तो मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी से, हमारे फार्मर तबके से, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे। एचएडीपी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 29 कंपोनेंट्स है जिसमें आप अपनी जमीन को डेवलप कर सकते हैं और जिसमें आपको गवर्नमेंट भी मदद कर सकता है, जिसमें आपको जेब से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको घर से निकलना है और अपनी जमीन को, अपनी हेरिटेज को, जो हमारे कार्यवाह है, ये हमारे बडगाम की, ये बडगाम का तशख्खुस है, हमारी पहचान है, हमारे कार्यवाह हमारे पूरे कश्मीर की पहचान है। हमें इनको बचाना ये हम पे लाजिम है। आज आखिर पे मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने हमारे इस बडगाम की इस खूबसूरती को तहस नहस किया उनका हिसाब होना चाहिए। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली बडगाम के हवाले से, कभी तो उनका हिसाब होगा। वक्त आ चुका है। हमारे बडगाम के गयूर अवाम से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। इधर सहारनपुर पुलिस के लिए मंगलवार का दिन कई अहम उपलब्धियों से जुड़ा रहा और पुलिस के लिए अच्छी खबरें आई। जिले में पुलिसिंग को और भी मजबूत बनाने के लिए एसएसपी आशीष तिवारी ने पुलिस लाइन से डायल 112 की 10 नई स्कॉर्पियो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये गाड़ियां, जो कि अलग अलग जगहों पर अब आपातकालीन स्थितियों में तेजी से आपको जाती हुई नजर आएंगी और
यह अब तक का सबसे बड़ा कदम और योगदान है। सहारनपुर पुलिस का एक नया अध्याय आज जुड़ा है, जिसमें 10 स्कॉर्पियो गाड़ी जो हाईवे पेट्रोलिंग और शहर को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी, वो मिली हैं। एसएसपी आशीष तिवारी हैं। सर, किस तरीके से ये काम करेंगे? जो गाड़ियां चली हैं, ऑपरेशन 2.0 ऑपरेशन सवेरा भी शुरू हुआ है, उसमें भी बहुत सहायक पहले भी रही हैं, और अब भी क्या होने वाला है सर? देखिए, 112 में 10 नई गाड़ियां मिली हैं, जिनसे निश्चित रूप से रिस्पांस टाइम हमारा इम्प्रूव होगा। 112 एक अच्छी सर्विस है, जनता को निश्चित रूप से सहारनपुर में एक अच्छी सौगात मिली है। और दूसरा जो है वो हमारा ऑपरेशन सवेरा 2.0 जो एनडीपीएस मतलब मादक पदार्थों के खिलाफ में जो हमारा अभियान है वो हमारा लगातार जारी है। पहले अभी तक हम लोगों ने 25 करोड़ की बरामदगी की थी। इसमें 300-325 के ऊपर जो अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा गया है। तो अब इसमें अवेयरनेस पे अब सेकेंड फेज में फोकस कर रहे हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, जन चौपाल, जेल वगैरह में सब में जानकारी जागरूकता कराई जाएगी। और इसको अन्य विभागों के साथ मिलके इसमें जो जागरूकता व इसकी प्रिवेंशन, इन दोनों पर फोकस किया जाएगा और इस पर अच्छा काम किया जाएगा। सर, करोड़ों की स्मैक जो है और मादक पदार्थ जो हैं वो बरामद किए गए थे पहले फेज में। कहीं ना कहीं सर, दूसरे फेज में क्या उन्हें भी सस्पेक्टेड रखा जाएगा? जिन इलाकों से वो बरामद हुई थी, जिन इलाकों से वो लोग पकड़े गए थे, उन पर भी प्रभावी रूप से कार्रवाई होगी कहीं ना कहीं? ये ऑलरेडी पहले से हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस देख रहे हैं कि कौन लोग इसमें किंग पिन है, जो बड़े डीलर्स हैं या बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। उन सभी लोगों को आसपास के स्टेट्स में भी, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें आसपास के राज्यों में भी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सभी में देख के उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी रिसेंटली 4.5 करोड़ की स्मैक हमने पकड़ी थी, आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सर, आईजीआरएस में भी सहारनपुर को नंबर 1 मिला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है आपके कार्यकाल में। तो क्या कहेंगे सर, टीम को क्या उसके लिए आपने सहानुभूति दी है, किस तरीके से सर? देखिए, जन सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय दोनों की टॉप प्रायोरिटी है। उसको देखते हुए उस पर लगातार कोशिश की जा रही थी कि जन सुनवाई में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, बीट सिस्टम के अनुसार जो है काम किया जाए और उसमें लगातार रैंक को इम्प्रूव करते हुए आज फाइनली नंबर 1 पे पहुंचा है सहारनपुर। और इसको अब सभी टीम को आज कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र सभी को दिए जा रहे हैं। उनके साथ में लंच एक किया जा रहा है बड़ा खाना के रूप में, और आगे भी टीम को नंबर 1 बना रहने के लिए कोशिश की जाएगी कि ये लगातार रैंकिंग हमारी बरकरार है। कई उपलब्धियां एक साथ जो है सहारनपुर पुलिस की आज दर्ज की गई हैं, क्योंकि 112 की नई 10 स्कॉर्पियो गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं। अभी हरी झंडी दिखाकर एसएसपी आशीष तिवारी ने उन्हें रवाना किया है, जो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए और शहर में कानून व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लाभदायक होंगी। वहीं जो खास बात है ऑपरेशन 2.0, जिसमें 25 करोड़ से ज़्यादा की जो मादक पदार्थों की तस्करी है फर्स्ट फेज में वो पकड़ी गई थी, वो बरामद की गई थी। कहीं ना कहीं दूसरा फेज शुरू हुआ है, उसमें भी प्रभावी रूप से कार्रवाई होगी। और तीसरा जो आईजीआरएस की एक गणना होती है हर महीने की, उसमें सहारनपुर को इस बार नंबर 1 रखा गया। तो कहीं ना कहीं जन सुनवाई में भी सहारनपुर नंबर 1 है। और आशीष तिवारी जब से आए हैं लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ नया जो है वो सोचते हैं और वो करते हैं, जो लाभदायक भी होता है शहरवासियों के लिए। अपने सहयोगी सहारनपुर से। चलिए, बड़ी खबर इस समय आ रही है कि बड़ी जानकारी नित्यानंद राय की तरफ से दी गई है। गृह मंत्रालय के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल में 1734 आम लोग मारे गए, 594 सुरक्षा बल भी शहीद हुए और नक्सलियों के मारे जाने और गिरफ्तार करने की भी जानकारी दी गई है नित्यानंद राय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से। होम मिनिस्ट्री के नंबर्स या डेटा के मुताबिक अलग अलग जगहों पर जहां जो आतंकवाद से ग्रस्त इलाके हैं, नित्यानंद राय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 वर्षों में 1734 आम लोग मारे गए, 594 सुरक्षा बल शामिल थे जो शहीद हुए और 16,336 नक्सली गिरफ्तार किए गए। और इससे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार के अनुसार कि कई लोगों की तरफ से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने का फैसला किया है। वो अपने आप में बड़ी सफलता थी, जिस पर सरकार की तरफ से नंबर जारी कर दिए गए। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था, उस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, नित्यानंद राय ने जानकारी दी है। ये स्पष्टीकरण है सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की टुवर्ड्स टेररिज्म या आतंकवाद के खिलाफ, उसका भी प्रभाव अलग अलग जगहों पर और सकारात्मक सोच के साथ कई लोग मुख्यधारा में वापस लौटे, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चले और जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेंजर जोन से कई इलाकों को बाहर निकले और मुख्य धारा में युवाओं को लाने और आतंकवाद में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की कमी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
देखा सही लाल। हजार निर्दोष लोगों की हत्या की है, हजार बच्चों को अनाथ बनाया है और हजारों हजार मां बहनों की मांग की सुहाग उजाड़ा है। महोदय लेकिन कह रहे थे कि इतने दिनों से उग्रवाद चला रहा था तो उसकी समाप्ति का कारण या पहले क्यों नहीं समाप्त किया गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या वर्ष 1967 से ही है और एक समय था जब तिरुपति से पशुपति से तिरुपति तक के उस क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था या कहलाता था, लेकिन अब यह सिमटकर अब थोड़ा रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। महोदय अब वह बचने वाला नहीं है। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, नहीं कोई इसके खिलाफ सशक्त कार्रवाई की पहल की। लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है। जहां केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद के सफाया का संकल्प लिया है, केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बना रहा है। प्रभावी कदम के विषय में उन्होंने पूछा है महोदय, तो मोदी सरकार ने इस हिंसक उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाते हुए समग्र नीति एवं कार्य योजना बनाई है। इसके तहत विभिन्न सुरक्षा एवं विकास के उपाय किए गए हैं। राज्यों को सीएपीएफ बटालियन दी गई है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत 3,523 करोड़, विशेष अवसंरचना योजना के तहत 1,757 करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत 3,848 करोड़, ACAWEMS के अंतर्गत 1,218 करोड़, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के लिए 210 करोड़, 706 किलेबंद पुलिस स्टेशनों की अनुमति दी गई। प्रशिक्षण के उत्तम और समुचित व्यवस्था की गई। 1133 युवाओं की भर्ती कर सीआरपीएफ की बस्तर के क्षेत्रों से बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया। 20,815 करोड़ रुपए की स्वीकृति से 17,573 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का निर्धारण हुआ, जिसका 85% कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 10,671 मोबाइल टावर, 4,496 करोड़ की लागत से 46 ITI, 49 कौशल विकास केंद्र, 11 केंद्रीय विद्यालय, 6 नवोदय विद्यालय, 258 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 6,025 डाकघर, 1,804 बैंक ब्रांच और भाई
क्या कदम उठाए गए हैं जिसका माननीय प्रभाव पड़े, सदस्य सर बोलना इस तो पे मैं अगर
का दिन है वो एसआईआर पर चर्चा के साथ गुजरेगा। दिन भर में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिएगा।